हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, एकदम कुशल मंगल और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों से करते होंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हम इस में कर रहे थे पृथ्वीराज पात्यानी मॉडल पेपर, जो यूपीएमएसपी की साइट पर मॉडल पेपर डाला जाता है यूपी बोर्ड के द्वारा। वो पेपर को हल कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि खंड आ का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जिसमें सभी 20 विकल्प होते हैं। उसके बाद हमने कर लिया था बेटा खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं 6। अभी करना है आज हमको दूसरा वाला क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें हमें केवल 5 हल करने होते हैं। लेकिन यहाँ हम सभी को करेंगे, जब पेपर में बैठेंगे जाके तो केवल 6 में से 5 हल करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुकूल गंगवार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर। ये 4 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं टोटल। बेटा कितने बताए थे मैंने? अभी बताया आप लोगों को टोटल 6 आते हैं, लेकिन हमको करने होते हैं 5। साफ साफ लिखा होता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। 6 लिखे होते हैं, लेकिन 5 करने होते हैं। एक कोई सा भी छोड़ सकते हैं हम। 6 करने पर नंबर 5 के मिलेंगे। अगर हम 6 कर भी देंगे तो नंबर हमको 5 के मिलेंगे। इसका मतलब टाइम यानी समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 5 ही हल करेंगे जो हमें आते होंगे। पहला वाला बेटा इसमें कि 2 संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होते हैं नहीं पता तो सुन लो बेटा। संपूरक कोण वो कोण जिनका योग 180 होता है। ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना होता है बेटा? 180। जोड़ने पर अगर 180 आता है तो उन कोणों को कहते हैं हम संपूरक कोण। सवाल में साफ साफ लिखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी एक बड़ा है और एक छोटा। हमें कोई सा कोण दिया नहीं है, बस दोनों निकालने हैं। तो एक को x मान लेंगे और दूसरे को y। तो लिख देंगे बेटा साफ साफ कि माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। बड़ा x मान लेंगे और छोटा y। पहली शर्त में हमें दिया ये कोण कैसे बेटा? संपूरक। दोनों कोण संपूरक हैं। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। अगर x डिग्री में कितना जोड़ देंगे बेटा? y। तो टोटल मिलाकर कितना आएगा? 180। इसे मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद सेकंड शर्त क्या दी है बेटा? इसकी लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो लिख देंगे सेकंड शर्त दी है बेटा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये अधिक है या कम है, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी अधिक दिया हो या कम दिया हो तो बड़े वाले में से छोटे को घटा के वो लिख दिया जाता है बराबर में, जो बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। लेकिन समझना है इसको कि ये बराबर में आता कैसे 18। ये तो कम या ज्यादा की बात हुई है। जैसे मान ले रहा हूँ 2 कोण है, एक 50 है और एक 60 है। अब हमसे यही तो कहा गया होता कि जो छोटा कोण है वो बड़े वाले से कितना कम है? 10। तो अगर मैं बड़े में से छोटा उठाऊंगा तो वही तो 10 आएगा। या ये कह दिया गया होता कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से कितना कम है? 10 कम। या कह देते हैं कि बड़ा वाला छोटे वाले से 10 ज्यादा है। तब भी तो अगर बड़े में से छोटा उठाऊंगा तो कितना बचेगा? 10। यानी कि कहीं भी अगर कहीं पर भी सवाल में अगर कम या ज्यादा दिया है तो उसकी जगह हम हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाकर बराबर में लिख देंगे। जैसे यहाँ दिया था छोटे कोण से 18 अधिक है, तो अधिक वाला कहा जाएगा बराबर में, जितना अधिक है वो बराबर में, बकाया बड़ा वाला पहले, फिर माइनस लगा के छोटा वाला। यानी कम और ज्यादा जो दिया होता है बेटा वो दोनों का अंतर दिया होता है। ऐसा चाहे किसी संख्या में दिया हो या फिर किसी कोणों के आधार पर दिया हो, करना सेम इसी तरीके से है। अब 2 समीकरण बन गई, दोनों को हल कर ले रहे हैं। तो लिख देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से विलोपन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख दो, ये x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। बेटा यहाँ पर किसी एक को बराबर करना होता है, लेकिन यहाँ पर x भी बराबर है और y भी। तो चाहे x को काट दें चाहे y को, लेकिन
एक चीज अच्छी है कि ये दोनों चिन्ह कैसे हैं बाई के अलग अलग, तो हम बाई को उड़ा देंगे। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं जिसको काटना होता है तो बेटा लिखते हैं जोड़ने पर, अगर जिसको काटना और दोनों के चिन्ह एक समान है तो लिखते हैं घटाने पर। अभी इसका भी चिन्ह अलग है और इसका भी अलग है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो किस पे लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलना नहीं होता है, ये कट जाएंगे। जोड़ो, एक्स और एक्स में जुड़ेगा तो कितना आएगा 2x, 180 में कितना जुड़ेगा बेटा 18, तो 180 और 10 190, यानी आ जाएगा टोटल 198। हमें तो x का मान चाहिए 198, ये दो गुणा में कहाँ आएगा बटे में, 2 नेम 18, एक बचा 2 नेम 18, तो यहाँ से जो x है वो आ जाएगा 99। अब हमें अभी क्या निकालना है बेटा y, तो कैसे निकालेंगे देखो बड़े प्यार से। x बराबर जो 99 है वो चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे x बराबर 99 समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारे पास जो समीकरण 1 है वो क्या है दी हुई, x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180। अब x की जगह कितना रखना है बेटा 99, प्लस का y बराबर में 180। हमारे लिए तो केवल y चाहिए ना, तो केवल y को रोक लेंगे, समस्या कहाँ आ रही है 180। अब ये 99 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, तो 180 को पहले लिख लो, फिर ये हो जाएगा किसका माइनस का, कितना है 99। तो y बराबर 180 में से 99 घटा दो, 10 में से 9 जाएगा कितना आएगा बेटा 1, और यहाँ कितना बचेगा अभी 7, 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा 8, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास में 81 डिग्री। तो लिख देंगे अतः बड़े कोण का मान, बड़े कोण का मान कितना है बेटा हमारे पास में 99 डिग्री, छोटे कोण का मान कितना आया हमारे पास में बेटा 81 डिग्री। दो कोण आ गए हमारे पास में, एक 99 और एक 81। हमसे कहा गया था ये दोनों संपूरक है, संपूरक है तो जोड़ने पर कितना आएगा 180, तो 99 में 81 जोड़ दो, 99 और एक 100, 100 में 80 जोड़ोगे 180, यानी कि हमारा आंसर कैसे है बेटा एकदम करेक्ट। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा हमने अभी क नंबर सवाल कर लिया था और ये हमारा सवाल नंबर अब ख। लिखा है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ए बी दी है समांतर किसके डीसी के, ये जो दो लाइनें बनी होती हैं सीधी सीधी इनको बोलते हैं समांतर के विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं, जो कोने से कोने को मिलाने वाली जो रेखा होती है जो लाइन होती है उसको बोलते हैं बेटा विकर्ण। एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओसी बराबर है ओ बी बटे ओडी के। ये दर्शाना है, आओ बेटा करते हैं। पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे इसका चित्र। चित्र क्या दिया हुआ कि समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं समांतर। ये हो जाएगा हमारा समलंब चतुर्भुज, ये वाली इसके समांतर हो जाएगी, ए बी सी और डी। ये समलंब चतुर्भुज बना लिया हमने। अब हमें सवाल बन जाएगा कि ए बी समांतर है डीसी के, उसके आगे लिखा है के विकर्ण एसी और बीडी पर बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण दिए एसी यानी ए से सी और बी से डी, बी से कहां मिलाना है बेटा इसको और डी पर। ये दो विकर्ण दिए हैं, एक दिया एसी और एक दिया बीडी। कहा गया बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये जो बिंदु है इसको क्या मान लिया बेटा ओ। आगे दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओसी बराबर है ओ बी बटे ओडी के। यानी हमें जो दर्शाना है वो क्या सिद्ध करना है या दर्शाना है, ओ ए बटे ओसी लाना है बराबर में ओ बी बटे ओडी। ये लिखा कहाँ है देखो, ये लिखा है ओ ए बटे में ओसी और ओ बी बटे में ओडी, यानी इन वाली लाइनों पे ही लगाना है हमको। क्या लगानी है समरूपता। अब लगाएंगे कैसे समरूपता बेटा, लगती है त्रिभुजों पर। किस पर लगती है त्रिभुजों पर, क्योंकि हमने तो 10th क्लास में त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी है ना अच्छे से। तो बेटा एक त्रिभुज बनना है यहाँ पर ए ओ बी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी बा। दूसरा त्रिभुज नीचे बनना है डी ओ सी,
तो त्रिभुज डी ओ सी में हमारे लिए साफ साफ दिया है कि ए बी है वो समांतर है किसके बेटा, डीसी के। ये जो ए बी है ये समांतर है डीसी के, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब जो एडी होगी वो भी समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। ये समांतर दी है। उसके बाद अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। जैसे ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला इसके, इनको बोलते हैं बेटा शीर्षाभिमुख कोण। तो ऐसे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो ये कोण और ये वाला कोण, ऊपर वाला ए ओ बी और डी ओ सी बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देंगे कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के। ये कोण ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी के, क्योंकि कैसे कोण है बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद बेटा ये दो रेखा समांतर है, ए बी समांतर किसके, डीसी के। ये ए बी है वो समांतर है किसके, डीसी के। अब इस पर एक डायगोनल खींचा गया है, ये मान लेना ये है ए बी, इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो यहां तक पहुंच जाएगी ऐसे, ये भी ऐसे, इस वाली को अगले बढ़ा लो ऐसे। अब ये था पॉइंट सी और ये था पॉइंट डी, ये डायगोनल डाला गया ये वाला ऐसे, ऐसे कहां तक, सी तक। इस डायगोनल को आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर। तो ये कोण जो हमारा बी ए ओ होगा, बी ए ओ लिख दो चाहे बी ए सी, बी ए सी या लिख देंगे बी ए ओ। तो कोण हमारा जो होगा बी ए ओ वो बराबर होगा किसके, कोण डी सी ओ के। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्यों, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं, बराबर। तो लिख देंगे कोण बी ए ओ बराबर होगा डी सी ओ के। कैसे कोण है बेटा, एकांतर कोण है। उसके बाद ये दोनों रेखा कैसी हैं आपस में बेटा, ये दोनों रेखा कैसी हैं आपस में, समांतर। और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वो कोण भी आपस में कैसे हो जाते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण उसमें भी कैसे होंगे, बराबर। जैसे ये दो रेखा दी हैं, एक दो, ये वाली तीसरी रेखा इनको काट रही है ऐसे, तो ये वाली भी रेखा कौन सी हो जाएगी, ये है बी पॉइंट और ये हमारा डी पॉइंट और ये बीच में ओ है, छोड़ दो उसे ऐसे ही। बी डी को एक तिर्यक रेखा ही काट रही है बी डी, ये रेखा है हमारी ए डी और ये रेखा है हमारी बी और सी। जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण भी कैसे होते हैं, बराबर। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये जो कोण है वो बराबर होगा किसके, इसको डबल लगा लो और इस पर लगा दो 3, ऐसे आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ डी सी के, क्योंकि ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण। एक हो जाएगा ए बी ओ, एक हो जाएगा हमारे पास सी डी ओ या ओ डी सी। 3 कोण बराबर होगा तो लिख सकते हैं ए ए ए, यानी कि कोण 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 समरूपता से, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से को त्रिभुज एओबी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीओसी के। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं था समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा कैसा होता है, बराबर। अब बेटा एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में एओबी, दूसरा बन रहा है डीओसी। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। हमें लेनी कौन कौन सी भुजा, केवल इस वाली भुजा से कोई मतलब है नहीं, इन वाली भुजाओं से मतलब है। जैसे
सबसे पहले हमें लाना था ओ ए, तो अगर ए ओ लिख दूं मैं यहाँ पर, या ओ ए लिख लो, चलो ये ओ ए है, ओ ए, ये वाली भुजा होगी ओ ए। अब ये भुजा इस वाले कोण के सामने ना, इसके बराबर कोण कौन सा है बेटा, ये डी वाला, तो डी के सामने कौन सी आ जाएगी, ओ सी, तो ये बटे में पहुंच जाएगी ओ सी, बराबर ऊपर क्या लाना था हमको, ओ बी। ओ बी बेटा इस ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है ये। अब हमें नीचे वाले त्रिभुज में देखना है इसके सामने कौन सी भुजा बराबर आएगी, तो ये डबल वाला जो चिन्ह लगा है इस वाले कोण के सामने है, तो इसके बराबर कोण कौन सा था, ये वाला। इसके सामने भुजा कौन सी आ जाएगी बेटा, ये ओ डी, ओ बी बटे ओ डी। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। अगर कोई समस्या है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी बढ़ते हैं सवाल नंबर गा की तरफ, साथ में नोट कर लेना दोनों सवाल। ये सवाल नंबर गा है बेटा, जो ये लिखा है हमारे पास, दो घात बहुपद 3x² माइनस का 4, सॉरी माइनस का x और माइनस के 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले इसके शून्य निकालने, फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्य कैसे निकालते हैं, पहले लिख लेंगे इसको 3x² माइनस का x और माइनस का 4, इससे लास्ट वाली गुणा किससे करते हैं, पहले वाले से, 4 तियां 12, जो भी आता है उसको बांटते हैं दो भागों में, ऐसे दो भाग जिनकी गुणा करें तो 12 आए, और ये वाला चिन्ह बताता है जोड़ना या घटाना। अगर घटाए तो यहाँ पर जो संख्या होती है, जो x का गुणांक होता है वो आना चाहिए। x का गुणांक अभी कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1, यानी 12 के दो फैक्टर करने की, उन दोनों फैक्टरों की गुणा करें तो 12 आना चाहिए, और अगर उनको घटाए तो कितना आना चाहिए, 1। तो ऐसा कर सकते हैं बेटा, 4 तियां 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। जो भी फैक्टर आते हैं लिख लो, 4 माइनस 3, एक्स लिखा था लिख देंगे माइनस का 4, 3x² माइनस, अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। फिर दो दो के जोड़े बना के लेते हैं बेटा कॉमन, 3 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 3x माइनस का 4, सेम ब्रैकेट है बेटा तो प्लस का 1 ले लो, 3x माइनस का 4, एक जैसे वाले एक बार। अब हमें निकालने इसके शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के बराबर कर देते हैं बेटा 0, तो ये माइनस का 4 इधर आ गया प्लस का, और ये 3 गुणा वाला कहाँ आएगा, बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, इसके बराबर में भी कर दो 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे शून्यक हैं, शून्यक को लिख लेते हैं बेटा अल्फा कॉमा बीटा, ये एक आ जाएगा 4/3, और एक आ जाएगा माइनस का 1। अभी हमें गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, तो पहले इसके गुणांक निकालेंगे। गुणांक कैसे निकालते हैं, जो भी बहुपद दिया उसको लिख लो, 3x² माइनस का x माइनस 4, इसकी तुलना करा दो मानक रूप से। मानक रूप होता है बेटा x² प्लस bx प्लस c से, तुलना कराने पर a b c के मान निकालो। x² के साथ a है, यहाँ पर x² के साथ कितना है 3, तो a का मान 3, b का मान -1, और c का मान माइनस का 4। अब सत्यता की जांच, गुणांकों के बीच जो सत्यता है उसकी जांच करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करते हैं बेटा, सत्यता की जांच सबसे पहले जो भी हमारे बहुपद दिया है उसमें लिखते हैं हम बेटा शून्यकों का योगफल। सबसे पहले क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b बटे में a, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b, b का मान -1 है, यहाँ पर भी माइनस लगा तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 1 लिख देंगे डायरेक्ट, बटे में है a का मान कितना बेटा 3, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान कितना है हमारे पास में 4/3, बीटा का मान माइनस का 1 बराबर 1/3, ये 4 बेटा 3 से गुणा करोगे 1 की, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 1 बटे में 3 है, बराबर 1/3। यानी यहाँ से पता लग गया कि हमारे जो शून्य है वो सही है। लेकिन अभी एक चीज और चेक कर लेते हैं, वो है शून्यकों का गुणनफल। अगर वो भी बराबर आ गया तो आंसर हो जाएगा सही। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है बेटा c/a, c/a। यहाँ लिख देते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर c का मान कितना है -4,
ए का मान है 3, अल्फा का मान कितना है बेटा 4/3 गुणा बीटा का मान -1 -4/3, 4 एकम 4 माइनस लगा दोगे बराबर में -4/3। तो यहाँ पर हमारे दोनों आंसर ठीक आए, यानी कि जो योगफल निकाला वो भी बराबर आया और जो हमने गुणनफल निकाला वो भी कैसा आया बराबर। और हमें शून्यकों का यानी गुणांकों की भी सत्यता की जांच करनी थी, तो ये गुणांक तो हैं, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और यहाँ पर ये लास्ट वाला क्या बना था बेटा पूरा अचर पद यानी कि c। तो गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई है, दोनों आंसर बराबर आए हैं। अब इन दोनों को नोट कर लो और अगर कोई भी समस्या तो कमेंट में बताओ, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। घ नंबर तक सवाल कर लेते बेटा, ये हमारा सवाल नंबर घ। लिखा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि जो साफ साफ लिखा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। करना कैसे, सबसे पहले तो उसका चित्र बना लें जो भी दी बात दी है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। अब वृत्त के केंद्र से जाता है, इसका मतलब एक वृत्त बनाएंगे पहले, यहाँ इसका केंद्र मान लेंगे बेटा O, केंद्र क्या है इसका O। स्पर्श बिंदु पर एक त्रिज्या खींच लेंगे अपने, कितनी त्रिज्या का नाम स्पर्श रेखा खींच देंगे AB। ये स्पर्श बिंदु है जिसको मान ले रहे हैं हम P, तो लिख देंगे यहाँ माना O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले डबल बार हो गया यार वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, जो P पर स्पर्श करती है। अब हमें बेटा सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। अच्छा, ये सिद्ध करना है तो हम मान ले रहे हैं कि माना कि वृत्त के केंद्र से गया है, क्या और कहीं से जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए एक बिंदु मान ले रहे हैं O' और इसको ही मिला देंगे। एक बिंदु मान ले रहे हैं इसका नाम रख देना बेटा O', तो लिख देंगे माना ये यहां से जाएगा या नहीं जाएगा। ये बात सिद्ध करने के लिए एक तो ये मान लेना कि हाँ उसे जाता है, ये हमें पता है उसे जाएगा, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए एक अलग बिंदु मान लेंगे, मान ले रहे हैं कि ये O' से जाए, ऐसा माना हमने O' से जाएगा, तो लिख देंगे माना स्पर्श बिंदु से लंब O' से जाएगा, इसलिए OP व O' को मिलाया। अब करना क्या है बेटा, हम फिर में 10.1 से जानते हैं, फिर में 10.1 से कि जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो भी त्रिज्या होती है, खींची गई त्रिज्या वो क्या होती है बेटा, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 का। तो लिख देंगे फिर में 10.1 से कोण OPB बराबर 90 होगा, लेकिन हमने माना है कि O' भी क्या है बेटा, इसका केंद्र है, यानी कि जो लंब है वो कहां से जा रहा है, O' से होकर जा रहा है। कहां से होकर जा रहा है, O' से। तो लिख देंगे
त्रिकोण ओ डैश पी और बी बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमने माना कि ऐसा केवल लिख दो, माना है। अगर ये 90 से जाएगा इसका मतलब ये कोण जो OPB है वो बराबर होगा कोण ओ डैश PB के। ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। लेकिन ये तभी संभव है कि OPB बराबर होगा ओ डैश PB के। इस चित्र को देख के तभी संभव हो पाता है जब ओ डैश और ओ दोनों एक ही बिंदु पर हो, वरना ये कभी भी बराबर होंगे नहीं। क्यों? इस वाले कोण में और इस वाले कोण में अंतर दिखाई पड़ रहा है, ये इतनी दूर है तो बराबर कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लिख सकते हैं अतः ये तभी संभव है जब ओ व ओ डैश एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो। अतः हमने जो कल्पना की थी वो कैसी? गलत। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से होकर जाता है। तो केवल इसमें पहले एक अलग से मानना है उसकी और अपनी कल्पना को ही गलत सिद्ध करना है कि ओडेस से जाएगा, या ये कोण देखना है केवल 90 का होता है फिर में 10.1 से, तो ये भी 90 का होना चाहिए अगर ओडेस से जाना चाहिए तो। क्योंकि जो लाइन जाती है वो कहाँ होकर जाती है बेटा? केंद्र से होकर। त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 का। लेकिन ये दोनों कोण बराबर तभी होंगे जब ओ व ओ डैश एक ही बिंदु पर हो। जहां ओ है वहीं क्या होना चाहिए? ओ डैश। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हमारी कल्पना गलत है। इसलिए कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो ये नोट कर लो, नोट कर लेना साथ में ही, पहले पढ़ लेते हैं फिर ये 11 नंबर सवाल है इसको भी कर लेते हैं। अभी क्या दिया है? ये यहाँ लिखा है नीचे दिया हुआ बंटन 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार, हमें क्या निकालना है बेटा? माध्यक। जैसे ही माध्यक शब्द सुनेंगे तुरंत पता होना चाहिए हमें कि हमको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। तो पहले सारणी को बना लेते हैं सही से। दोबारा लिखेंगे भार, किसमें दिया है बेटा? किलोग्राम में। उसके बाद छात्र संख्या दी है इधर, भार दिया है 40 से 45। कितने छात्र हैं? 2। 45 से 50 वाले कितने छात्र हैं बेटा? 3। 50 से 55 वाले कितने छात्र हैं बेटा? 8। 55 से 60 वाले कितने हैं हमारे पास में? 6। 60 से 65 वाले भी कितने हैं? 6। 65 से 70 वाले 3 और 70 से 75 वाले 2। अब बना लो इसकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनती है? पहले वाले को ऐसे लिख लेते हैं, फिर जोड़ के लिखो। अब 2 में ये वाला जोड़ दो, 2 और 3 5। अब 5 में 8 जोड़ दो, 8 और 5 13। 13 में 6 जोड़ो 19। 19 में 6 जोड़ेंगे 25। 25 में 3 जोड़ेंगे 28। 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। जो यहाँ लास्ट में आता है वही इसको जोड़ के लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा n। परीक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कितनी आ जाती है बेटा? जो यहाँ का वही इधर आएगा। और साफ साफ ऊपर भी लिखा है कितने विद्यार्थी? 30। तो इन सबको जोड़कर कितना आएगा? 30। इसके बाद इसमें हमें करना क्या होता है बेटा? फिर निकालते हैं n/2। क्या निकालते हैं? n/2। तो n का मान 30 है, बटे में 2 कितना आएगा? 15। ये जो मान आता है n/2 का, वो देखते हैं संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आएगा। अब ये 15 13 से छोटा है लेकिन 19 के अंदर आ जाएगा, तो इसी वाले को लॉक कर लो जिसके अंदर ये आएगा। ये जिसके अंदर आ जाता है उसको बोलते हैं बेटा f। जो बारंबारता दी होती है ये, उसको बोलते हैं f। और ये कहलाता है इसका माध्यक वर्ग। जो वर्ग आएगा इसके सामने वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता मान कहलाती है बेटा CF। तो लिख देंगे अभी
यहां से निकालेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आया हमारा बेटा 55 से 60। यहां से निकालो एल। एल का मतलब होता है बेटा निम्न सीमा, यानी कि जो भी माध्यक वर्ग आएगा उसमें से छोटा वाला मान कितना है 55। फिर यहां से निकालते हैं एच। एच का मतलब होता है इन दोनों का अंतर, तो 55 से 60 पे जाने के लिए अंतर कितना है बेटा 5। उसके बाद एफ। एफ का मान कितना है हमारे पास 6। फिर सी एफ। सी एफ का मान है 13। अब निकाल लो माध्यक। सूत्र याद होना चाहिए सभी को। एल प्लस ब्रैकेट एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और गुणा में एच। एल का मान कितना है बेटा 55 प्लस एन बटे 2 15 माइनस सी एफ का मान कितना है हमारे पास में 13। यहाँ पर भी लिखा है हमने बटे में एफ। एफ का मान कितना है बेटा 6 गुणा एच। एच का मान है हमारे पास में 5। 55 प्लस 15 में से 13 घटाओ कितना बचेगा 2 बटे 6 गुणा में 5। 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो यह आ जाएगा हमारा 55 प्लस 5 बटे 3। 3 से भाग कर लो 5 को, तो ये 55 तो है ही, प्लस 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 1.67 आएगा। 55 में एक जोड़ेंगे 56.67। यह आ जाएगा हमारा माध्यक भार। तो इस तरह से बेटा हमारा माध्यक निकलता है, कुछ भी आ जाए। अब ये आप लोग नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। हमने बेटा यहाँ नंबर तक कर लिया था। ये हमारा सवाल नंबर 4 जो कि है प्रायिकता वाले चैप्टर से, और ऐसा सवाल काफी बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट भी है ये। लिखा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे। जो भी दिए पहले उनको लिख लो। कंचे दिए बेटा 5 लाल कंचे, उसके बाद 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। तो अगर कुल कंचे निकालें तो कितने हो जाएंगे, कुल कंचे बराबर 5 प्लस 8 प्लस का 4, 8 4 12 5 17 कंचे हो जाएंगे कुल। टोटल कंचे कितने हो गए हमारे पास में 17। अब आगे लिखा है इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यानी हाथ डाला निकाल लिया। निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी क्या संभावना है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है, नंबर 2 हरा नहीं है। पहला वाला सवाल है हमारा जिसमें क्या पूछा, लाल है। प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले कुल घटनाएं निकालनी होती हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कुल घटनाएं कितनी है हमारे पास, यानी कि कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी 17 कंचे हैं तो 17 घटनाएं हो जाएंगी। 17 है तो अंटे निकाल ही सकते हैं हम, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी बेटा 17। फिर लाल होने की अनुकूल घटनाएं कितनी है, तो लाल कंचा होने की अनुकूल घटनाएं कि लाल ही निकले, ऐसा कितनी बार हो सकता है बेटा, तो लाल कंचे कितने हमारे पास में 5, तो 5 बार तो लाल निकल सकता है। ऐसी संभावना है कि 5 बार, 17 में से 5 बार तो कैसे निकलेगा लाल। अब लिख देंगे क्या निकालनी है प्रायिकता किसकी बेटा, लाल होने की, यानी लाल है तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी, बटे में लिखते हैं कुल घटनाएं, ऊपर लिखते हैं अनुकूल घटनाएं या अनुकूल संभावनाएं। तो अनुकूल घटना कितनी है बेटा 5 और कुल घटना कितनी है 17। तो लाल हो इसकी संभावना कितनी है 5/17, यानी प्रायिकता हो जाएगी तो 5/17। उसके बाद सवाल नंबर 2 दिया है हमारे पास में, हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो कुल घटनाएं तो सेम रहेंगी, कितनी है 17। हरा ना होने की संभावना है, हरा ना होने की अनुकूल घटनाएं या संभावनाएं, ऐसा कितनी बार हो सकता है कि हरा ना आए, तो हरा कितनी बार नहीं आएगा, 4 बार तो हरा आएगा ही, टोटल है 17, तो कितनी बार हरा नहीं आएगा 8 और 5 13, यानी 13 बार ये हरा नहीं आएगा। तो घटना कितनी आएंगी बेटा 13। अब लिख दो प्रायिकता निकालनी है हरा ना होने की,
तो हरा ना होनी ऊपर कितनी लिखेंगे 13 बटे में कुल प्रायिकता कितनी बेटा कुल घटना कितनी है 17 है। तो हमारी ये प्रायिकता हो जाएगी हरा नहीं है 13/17। यहाँ पर बेटा हमने 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट के बाद मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें करेंगे हम 6 अंक वाले सभी क्वेश्चन। तब के लिए मेहनत करते रहो बेटा और तब तक मिलते हैं अगली सभाओं में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।